नमस्कार. रेडिओच्या आयच्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. इफी चालू आसा, सगळे गजाली चालू आणि अशा वेळार इफीचे डायरेक्टर शंकर मोहन स्वतः आमच्या स्टुडिओ भितर आसात. इतली सगळी गडबड आसतना जाल्यार सर स्वागत है आपका स्टूडियो में. बहुत बहुत शुक्रिया. हाफ वे मार्क तो निकल चुका है जी. कैसे असेस करेंगे इन 5-6 दिनों को? मेरे ख्याल में अगर पीछे मुड़ के देखें तो ये 5-6 दिन जो निकले हैं, आज 26 तारीख है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उभर के आई है. काफ़ी एनर्जी है डेलीगेट्स में, और जो जिस तरह का चहल पहल चल रहा है गोवा में इस इफ़ी के दौरान, वो शायद कई इफ़ी में मैंने देखा नहीं है. क्योंकि इस इफ़ी में कई छात्र आ गए हैं जो कई स्कूल के हैं, फिल्म छात्र हैं, और कई लोग अगर आप देखेंगे आइनॉक्स के कंपाउंड में और कला अकेडमी के कंपाउंड में, तो कई ऐसे डेलीगेट्स हैं जो नए भी हैं, पहली बार आ रहे हैं. तो ये एक अद्भुत दृश्य है अपने आप में. और इनसे जो फीडबैक मुझे मिल रहा है वो ये है कि फिल्में बहुत अच्छी है, और जो सेमिनार्स जो चल रहे हैं, डेली सेमिनार्स और मास्टर क्लासेस, वो बहुत ही उनके लिए अपने अपने स्थल पे एक बहुत बड़ा एक अनुभव है. सर क्यों आया है बदलाव? क्योंकि 7वां एडिशन है गोवा में, तो क्या हुआ इन 7-8 सालों में कि ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा है? पिछले साल कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग लेके आए 2011 में, जो इस बदलाव का रहस्य है. क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी. तो उस एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशंस के हिसाब से ईफ़ी को एक नया चेहरा देने के लिए उन्होंने कई चीज़ें वहाँ पे उन्होंने रिकमेंड करी है, और उसको आधारित करते हुए कई चीज़ें, नई चीज़ें हम लोग लेके आए हैं. जैसे कि अवार्ड मनी आज की तारीख में तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख हो गया है. जो मेरे ख्याल में एशिया में सबसे ज़्यादा अवार्ड मनी इस इफ़ी में दिए जाते हैं. कंपटीशन सेक्शन में कंपटीशन सेक्शन को विस्तार कर दिया है. पहले एशिया पे फोकस होता था, उसके बाद एशिया और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका पे हम लोग ज़्यादा महत्व देते थे. लेकिन एक्सपर्ट कमेटी को ये लगा कि अगर वाकई में ग्लोबल और इंटरनेशनल जाना चाहिए फेस्टिवल को, तो उसको विस्तृत करना चाहिए और उसका जो दायरा है खुल जाना चाहिए, पूरा वर्ल्ड को उसको लेना चाहिए. इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने फिर इसको इंटरनेशनल कंपटीशन कर दिया 2011 से. और साथ ही साथ में हम लोगों ने नए अवार्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए, बेस्ट एक्टर मेल और बेस्ट एक्टर फीमेल. तो ये सारी चीज़ें हम लोग नए लेके आए. सर हमेशा एक जो सवाल उठता है, तो ये सीरियस सिनेमा और ग्लैमर, इन दोनों को बैलेंस करके फेस्टिवल का जो एक पूरा स्वरूप है उसे कैसे उजागर किया जाए? आप किस नज़र से देखते हैं इसे? मेरे ख्याल में जब आप फिल्म की बात करते हैं या किसी भी कला की बात करते हैं, चाहे थिएटर में भी हो, तो ग्लैमर तो उसके साथ जाता ही है. दोनों पैरेलल लाइंस है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता. और क्योंकि जब भी आप किसी भी आर्ट फॉर्म को या किसी भी कला को अगर आप पब्लिक मंच पे लेके आते हैं, तो पब्लिक का जो चॉइस है, फेवरेट्स है, वही ग्लैमर को भी साथ में लेके उभर के लेके आता है. अभी किसी किरदार को या किसी कलाकार को अगर पब्लिक पसंद करती है मंच में, थिएटर के मंच में, तो वो फेमस हो जाता है. तो इसी तरह से सिनेमा में भी पब्लिक जिसको पसंद करती है वो फिर कल ग्लैमर हो जाता है. सिनेमा वालों का हमेशा ये तकरार रहती है कि ग्लैमर बहुत ज़्यादा होता है या ग्लैमर कम होता है. एक तो ज़्यादा होता है, नहीं तो कम होता है. कम होता है तो आपको लोगों का जो एक्सेप्टेंस है वहाँ कमी दिखाई देती है. ज़्यादा होता है तो सीरियस सिनेमा वाले आरोप करना शुरू कर देते हैं. डायरेक्टर ऑफ इफ़ी होने के नाते आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं? मेरे ख्याल में ये जो टकरार है और ये जो आरोप है अच्छा है, क्योंकि जो बैलेंस है वो एक तरह का मंथन है. ये जो टकरार है और ये जो एक दूसरे के प्रति जो आरोप चलता है, ये एक तरह का मंथन है, और इस मंथन से उभर के अच्छा ही कुछ निकलता है. तो मैं उस मंथन के बाद की मैं देखता हूँ हमेशा. मैं उस टकरार को या उस मंथन से मैं चिंतित नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद क्या होता है. तो इस फेस्टिवल में आप देखेंगे कि दोनों को मैंने बैलेंस किया है. हर तरह का फिल्म यहाँ पर है, हर तरह के इंडियन फिल्म्स है और हर तरह के इंटरनेशनल फिल्म्स है. और मेरे ख्याल में फेस्टिवल को यही देखना चाहिए कि हर तरह के लोग इसको. क्या ग्लैमर और सीरियस सिनेमा एक साथ नहीं चल सकते? ये हर साल हमें जब ये सवाल उठता है तो ऐसे लगता है कि सीरियस सिनेमा एक अलग चीज़ है और ग्लैमर एक अलग चीज़ है, और दोनों साथ में नहीं चल सकते. देखिए ऐसा है कि अब जैसे अब ले लीजिए कुछ ऐसे कलाकार हैं जो थिएटर से आए हैं. आप नसरुद्दीन शाह ले लीजिए, शबाना आज़मी ले लीजिएगा, स्मिता पाटिल ले लीजिएगा. इन लोगों ने अपनी शुरुआत सीरियस सिनेमा से करी है, लेकिन बाद में उन्होंने ग्लैमर सिनेमा भी करी है. तो इसमें कोई विवाद नहीं है, कोई द्वंद्व नहीं है. मेरे ख्याल में ये एक चॉइस है
सीरियस सिनेमा जब आदमी करना चाहता है तो वो सीरियस सिनेमा करता है, और जब अदर सिनेमा करना चाहता है तो वो भी उसके लिए एक अलग सा एक ऑप्शन है। तो उसका पहचान दोनों सिनेमा से बनता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि दोनों की बहुत ज़रूरत है, एक के बगैर दूसरा हो नहीं सकता। कहते हैं कि जब इनॉग्रल होता है या कंक्लूडिंग होता है, डीएफएफ ऑलवेज लुक्स फॉर ग्लैमर, और वहीं से जो शुरुआत होती है कि कहीं पे वो ग्लैमर पे फोकस ज़्यादा हो जाता है, शाहरुख खान या अक्षय कुमार, ऐसी चीज़ें जब होती है तो फोकस शुरू से ही ग्लैमर पे चला जाता है। आपका क्या उद्देश्य रहता है जब आप इन हस्तियों को बुलाते हैं? हम काफ़ी चिंतित रहते हैं, क्योंकि जब ग्लैमर नहीं होता है तो ये आरोप है कि इफ़ी में ग्लैमर नहीं है, जब ग्लैमर होता है तो शायद ये आरोप है कि ग्लैमर ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोगों ने दोनों तरफ की बातें सुन ली है, और हमें लगता है कि दोनों को बैलेंस करके आगे जाना चाहिए। ग्लैमर भी ज़रूरी है और कंटेंट भी ज़रूरी है। तो ये वही विवाद है कि फॉर्म बहुत ज़रूरी है या कंटेंट ज़रूरी है। तो ये पुराना सा एक मसला चलता रहा है, और मैं समझता हूँ कि दोनों की उतनी अहम है। बुद्धदेव दासगुप्ता ने परसों स्टेटमेंट किया कि जो लेवल ऑफ फिल्म्स है वो कम होता जा रहा है, अगर आप हर एक इफ़ी देखें तो कम होता जा रहा है। आप सहमत है उस बात से, या आपको लगता है कि हर दौर में अपना एक सिनेमा आता है? बिल्कुल, आपने बहुत ही सही बोला, क्योंकि बुद्धदेव दासगुप्ता साहब तो चेयरमैन थे इंडियन पैनोरमा के। सही। तो इंडियन पैनोरमा का अगर आप देखेंगे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़, इस बार तो रिकॉर्ड एंट्रीज़ है। मेरे ख्याल में इतने सालों में इतनी सारी इंडियन फिल्म्स पहली बार एंट्री करी है, नियरली अबाउट 144 फिल्म्स की एंट्री हुई है। तो हो सकता है उनको ये अपने निजी रूप में उनको लगता है कि क्योंकि उन्होंने ये सारी फिल्में देखी है, एक साल में शायद ये उभर के आया है, पिछले साल ऐसा नहीं होगा, अगले साल कुछ और हो सकता है। तो ये उस व्यक्ति का दृष्टिकोण है, प्रत्येक आपको क्या लगता है? आपने तो इतने साल इफ़ी को देखा है, फिल्म्स भी देखी है, आपका नज़रिया क्या कहता है? मेरे ख्याल में सिनेमा के लिए बहुत बड़ी एक मंच है, और हर साल कुछ न कुछ नया उभर के आता है। और मैं कभी भी चाहता नहीं हूँ कि एक साल का जो फसल है, सिनेमा के जो फसल जो निकलता है, वो किसी और के साथ हम लोग कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक दौरा है, दौरा बदलता जाता है, और सिनेमा एक दर्पण है उस दौरे का। तो दौरा अगर अच्छा है तो आईने में वही दिखेगा जो जिस दौरा से वो जा रहा है। तो ये एक निजी दृष्टिकोण है। मुझे लगता है ओवरऑल कि हम लोग कभी कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए, और जिस साल में हम लोग हैं उस साल का जो बेहतरीन फिल्म है राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसको निकाल के लेके आना चाहिए, क्योंकि सिनेमा जैसे बाकी कला है, एक दर्पण है, एक आईना है समूह के लिए। उसके बाद एमएस सत्यू ने भी कहा कि जो इंसानियत का जो पहलू होता है वो कम होता जा रहा है। नाउ बोथ ऑफ दीज आर वेटरन डायरेक्टर्स। ऑन प्रीवियस डे बुद्धदेव दासगुप्ता सेड दिस, नेक्स्ट डे एमएस सत्यू सेड दिस। हाउ आर यू एनालाइजिंग दिस दैट इंसानियत का पहलू हर साल कम होता जा रहा है? मेरे ख्याल में सत्यू साहब ने जिस तरह की फिल्में बनाई है उसमें ज़्यादा जो अहम उन्होंने ज़ोर दिया इंसानियत पे दिया है। तो हो सकता है कि उनका जो दृष्टिकोण है वो इस तरह की सिनेमा पे है, और ये जाहिर है कि उस ज़माने में जिस तरह की वो गर्म हवा वगैरह फिल्में बनाते थे, तो वो उस ज़माने का एक दृष्टिकोण है, उस ज़माने का एक दर्पण है, उस ज़माने का एक आईना है। तो उस तरह के मुद्दे आजकल नहीं दिखते हैं। कई साल बीत गए हैं, मेरे ख्याल में 1980s में इन्होंने बनाया था ये, और तकरीबन 30 साल हो गए हैं उसके बाद। तो 30 साल में ज़माना भी बदल गया है, तो ज़माने के साथ सोच भी बदलता है, और सोच के साथ कलाकार का जो दृष्टिकोण है वो भी बदलता है। तो हम लोग इस युग के जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी क्या दृष्टिकोण है और उनकी क्या समस्या है, और वो क्या कहना चाहते हैं समूह को और क्या बताना चाहते हैं, हमें उस पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। गोवा में आने के बाद द नेम गोवा इटसेल्फ कैरीज ग्लैमर। क्या लगता है आपको, 8 साल बीत गए हैं, हैज़ गोवा बेनिफिटेड इफ़ी और हैज़ इफ़ी बेनिफिटेड गोवा? आई थिंक बोथ हैव इक्वली बेनिफिटेड, क्योंकि पहले तो ये फेस्टिवल एक रोटेटिंग फेस्टिवल था, ट्रैवलिंग फेस्टिवल था, और कई प्रदेशों में फेस्टिवल घूम के आया है, और कई प्रदेशों में जहाँ जहाँ ये फेस्टिवल घूमा है वहाँ कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में फेस्टिवल एक तरह से बहुत बड़ा एक अहम एक एजेंडा जो इस फेस्टिवल का था कि फिल्म कल्चर को बढ़ाने का, तो वो तो किया, एंड फाइनली इट हैज़ नाउ फाउंड ए होम इन गोवा। तो 8 साल में मेरे ख्याल में अगर पीछे मुड़ के देखें, और ये 9वां एडिशन है इफ़ी का, तो इफ़ी के लिए बहुत अच्छा
एक पर्सपेक्टिव रहा है कि 8 साल में कुछ कर पाया है, स्थिरता मिल गई है इफ़ी को। और गोवा के लिए तो मैं ज़रूर समझता हूँ कि एक फ़िल्म कल्चर आ गई है गोवा में, जो क्योंकि गोवा का जो आधार है वो थिएटर और म्यूज़िक पे केंद्रित है मोस्टली। और सिनेमा का जो कल्चर है गोवा में था, लेकिन पहले इतना ज़ोर नहीं था फिल्म कल्चर पे। तो इन 8 साल में मेरा ये दृष्टिकोण है कि गोवा में धीरे से एक फिल्म कल्चर भी उभर के आ रहा है, जो तो अच्छा सब है। कहते हैं कि गोवा इज़ अ वेरी स्मॉल मार्केट, और ऐसे स्मॉल मार्केट में खुद की अपनी फिल्म इंडस्ट्री बनना बहुत मुश्किल है। जैसे साउथ इंडिया में है, मलयालम है या तमिल है या तेलुगु है, एक इंडिपेंडेंट फिल्म इंडस्ट्रीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ मे बी द मेन स्ट्रीम जो नॉर्थ की होती है उनसे। सभी कहते हैं कि गोवा का मार्केट ही इतना छोटा है कि यहाँ पे वैसी इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री उभर के नहीं आ सकती। मेरी सहमति नहीं है इस विचार के साथ, क्योंकि अगर नहीं है तो उसको बनाना चाहिए। क्योंकि सिनेमा आज के ज़माने में ऐसी एक कला है जिसमें एक तो आपके पास थिएटर है, म्यूज़िक है, पेंटिंग है, इन सब कलाओं का समूह है, सिनेमा संगम है। और अगर आप इससे वंचित हो जाओगे तो गोवा के लोग इस कला से वंचित हो जाएंगे। और ये एक ऐसी कला है जो इतनी उभर के आई है कि पूरे दुनिया में ये कला आज फैली हुई है। सिनेमा का जो ये जो माध्यम है इतना फैला हुआ है कि गोवा को क्यों हम लोग वंचित करना चाहते हैं उससे। और अगर ऐसी एक दृष्टिकोण है कि गोवा में ये कल्चर नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इसको हम पैदा करें। सर कैसे, मतलब जब आप गोवा की फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं तब आप कोंकणी फिल्मों की बात करते हैं, मराठी फिल्मों की बात करते हैं या अंग्रेजी फिल्मों की बात करते हैं? मेरे दृष्टिकोण में हम लोग सिर्फ केंद्रित करना चाहिए गोवा को, ना कि कोंकणी, मराठी या अंग्रेज़ी। ये तीनों मिल के ही तो गोवा है, क्योंकि विभाजन में हमें जाना नहीं चाहिए। अगर कोई यहाँ का जो व्यक्ति अगर अंग्रेज़ी में फ़िल्म बनाना चाहता है तो बहुत खूबसूरत वाली बात है। अगर कोई गोवन कोंकणी में बनाना चाहता है तो बहुत खूबसूरत वाली बात है। और अगर कोई गोवन मराठी में फ़िल्म बनाना चाहता है तो ये उसकी मर्ज़ी है। लेकिन गोवा को मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसको गोवा को अपनी पहचान मिलनी चाहिए सबसे पहले। अगर बाकी स्टेट्स में इंडस्ट्रीज़ हैं तो गोवा में क्यों नहीं? मैं सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ। अगर तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में और बाकी अन्य प्रदेशों में अपना एक फ़िल्म इंडस्ट्री है तो गोवा में क्या कमी है जिसकी वजह से ऐसा एक फ़िल्म इंडस्ट्री उभर के नहीं आ रहा? इंडस्ट्री तभी आएगी जब स्टेट की तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स होंगे, क्योंकि कलाकारों की कोई कमी नहीं है गोवा में। और यहाँ पे जो कलाकार हैं, अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है एक तरह से, वो अन्य प्रदेशों में जाके काम कर रहे हैं। गोवा की पहचान तभी होगी जब उनकी अपनी कलाकार वापस गोवा में आके अपने गोवा के लिए वो काम। आपको लगता है कि राज्य सरकार को इसमें कुछ और करना चाहिए? राज्य सरकार को ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो अपना एक इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकता, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री। तो इसमें जैसे कि आप देखेंगे, अब फिल्म सिनेमा जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो कंकरेंट लिस्ट में नहीं है सरकार के। सही बात। तो स्टेट सब्जेक्ट होने के नाते स्टेट को ज़्यादा इसको प्रोत्साहन करना पड़ेगा। प्रति स्टेट अपना स्टेट फिल्म अवार्ड्स अनाउंस करती है, प्रति स्टेट अपना एंटरटेनमेंट टैक्स लागू करती है, प्रति स्टेट अपने फिल्म मेकर्स को उभर के आने के लिए उनको सब्सिडीज़ देती है फिल्म बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट्स अपने फिल्म इंडस्ट्री को, अपने कलाकार को, अपने टैलेंट को उभर के लेके आने के लिए कई चीज़ें करती है। गोवा क्यों नहीं करती? गोवा को करना चाहिए। सर जब से इफ़ी आया है उसके अगर 2-3 साल बाद से एक जो टकरार दिखाई देती है वो गोवा सरकार और केंद्र सरकार या ESG या फिल्म फेस्टिवल दिल्ली से, क्यों है ये टकरार और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिस पे आप हर साल झगड़ते हैं? देखिए, टकरार वैसे तो है नहीं, क्योंकि जहाँ पे दो व्यक्तियों का मिलन है तो दो दृष्टिकोण एक है, लेकिन उसमें ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम लोगों को साथ चल के करना पड़ेगा। दो सिस्टम्स है, दो मशीनरी है, तो नेचुरल है जब आपका दृष्टिकोण एक है तो बाकी चीज़ें तो सरल हो जाता है। अगर आपके दृष्टिकोण अलग अलग होते तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है।